अपनी स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। हाइड्रोकार्बन में दो टर्म है, हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। यानी वे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर के बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन को अगर अपन वर्गीकृत करें तो दो भागों में इसको बांटा जाता है, एक एसाइक्लिक और एक होता है साइक्लिक। एसाइक्लिक अचक्रीय और चक्रीय। अचक्रीय का मतलब ये होता है कि जिसमें टर्मिनल ग्रुप, जिसमें जो सिरे होते हैं, अंतिम सिरे होते हैं, वे आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, वे अचक्रीय होते हैं। चक्रीय क्या होते हैं? जिनमें जो टर्मिनल ग्रुप है, टर्मिनल कार्बन है, वो आपस में कनेक्ट हो, तो उसको अपन बोलते हैं साइक्लिक, चक्रीय। तो जो अचक्रीय है वो दो भागों में बांटा जाता है, एक संतृप्त और एक असंतृप्त, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो, यानी बहुबंध हो। मल्टीपल बॉन्ड से मेरा मीनिंग ये है कि वहां डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। और अनसैचुरेटेड में अगर अपन बात करें तो कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो एल्कीन हो गया, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एल्काइन हो गया। ठीक है। अब अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे एल्केन है तो ये एक मैंने एग्जाम्पल लिखा है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है प्रोपेन। तो ये जो प्रोपेन है इसमें सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वाला कंपाउंड क्या हुआ होगा? सैचुरेटेड कंपाउंड रहा होगा। अब जरा ये समझते हैं कि क्या इसमें जो अंतिम सिरे हैं, जो टर्मिनल कार्बन है, क्या वे कार्बन आपस में कनेक्ट है या नहीं है? तो आप जरा देखिए, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, जो अंतिम सिरों पे कार्बन है, ये दोनों कार्बन आपस में कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अचक्रीय है या चक्रीय है? तो इसका मतलब ये है कि ये अचक्रीय है, क्योंकि टर्मिनल कार्बन आपस में कनेक्ट नहीं है। ठीक है। और एल्कीन, इस एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। मैंने बताया था कि जब भी कार्बन कार्बन के बीच में यदि मल्टीपल बॉन्ड हो जाए या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड की कैटेगरी में गिना जाएगा। तो अब आप जरा चेक करें, इसमें डबल बॉन्ड यदि कार्बन कार्बन के बीच है तो आप कहोगे कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। और क्या इन दोनों में जो अंतिम सिरे हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं? नहीं जुड़े हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये भी कौन सा कैटेगरी का उदाहरण हो गया? एसाइक्लिक कैटेगरी का ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना। लाइक एल्काइन, सेम इसी की तरह इसको आप चेक कर लें। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एल्काइन है। एल्काइन है इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, और इसमें भी जो टर्मिनल ग्रुप है, टर्मिनल कार्बन है, वे आपस में जुड़े हुए नहीं है। इसका मतलब ये भी अचक्रीय है। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका सेकंड जो पार्ट था वो था साइक्लिक, चक्रीय। ठीक है। जो साइक्लिक है उसको दो भागों में डिवाइड किया, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। तो जो एलिसाइक्लिक है और जो एरोमेटिक है, एलिसाइक्लिक का मेरा मीनिंग ये है कि साइक्लिक तो है। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ाई किसका उदाहरण है, ये किसकी कैटेगरी अपन पढ़ रहे हैं? साइक्लिक की कैटेगरी पढ़ रहे हैं। तो साइक्लिक है, लेकिन जो एरोमेटिक ना हो, जिसमें कोई हकर्स लो फॉलो ना करे कोई कंपाउंड। और एरोमेटिक आपको मालूम है कि जिसमें हकर्स लो फॉलो करता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अपन ने जीओसी में पहले पढ़ रखा है इसको। ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल है बेंजीन, नैफ्थलीन, फिनेंथ्रीन, एंथ्रासीन, कुछ इस तरह के एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अब अपन को इस चैप्टर में, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ना है एक एल्केन, एक एल्कीन और एक एल्काइन। ये तीन अपने टॉपिक होंगे। फिर एरोमेटिक वाले में अपना टॉपिक होगा बेंजीन। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एल्केन। तो स्टार्ट करते हैं एल्केन का टॉपिक। एल्केन में जो इसका सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2n+2, जो कि अपन ने पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है ना। तो ये इसका कॉमन फॉर्मूला है CnH2n+2। ठीक है। अब एल्कीन का जो चैप्टर है वो अपन को कुछ कैटेगरी में अपन डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला जो अपना पॉइंट होगा, जो हेडिंग होगी इसमें एल्केन के चैप्टर में, वो होगी इसका नामकरण। एल्केन के एग्जाम्पल लेंगे, उनका नामकरण सीखेंगे। दूसरा जो इसमें टॉपिक होगा
इस एल्केन के चैप्टर में वो होगा इनका बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। और उसके बाद में 3 नंबर पे अपन इनका पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं, और नंबर 4 पे इनका पढ़ेंगे कुछ केमिकल यूज और इनकी कुछ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनके बारे में अपन डील करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं नामकरण से। नामकरण में आपको तो पता है कि 2 टाइप का नॉमेनक्लेचर अपन को पढ़ना है, एक आईयूपैक आईयूपीएसी जिसको आप बोलते हो, और एक कॉमन नेम जो आप बोलते हो। तो आप जरा चेक करें, इसमें अपन आईयूपीएसी नामकरण अगर इसका करें, आईयूपैक नाम अगर इसका अपन चेक करें, तो आप इसमें 1 2 3 और 4 आपने सबसे पहले आईयूपीएसी में ये सीखा है कि 3 स्टेप में आईयूपीएसी नाम लिखते हैं किसी भी नॉन कंपाउंड का जिसका आपको आईयूपैक नेम बताना है, जिसका आईयूपीएसी नाम आपने लिखना है, उसको 3 स्टेप में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आपको चयन करना होता है, 2 नंबर पे आपको अंकन करना होता है, और 3 नंबर पे उसका नामकरण करना होता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसमें चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले जो प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने बताया था आपको बिगिनिंग में जब अपन ने पढ़ा है, वो पहले आईयूपीएसी का पूरा टॉपिक अपन ने डिटेल में डील कर रखा है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो फंक्शनल ग्रुप है सबसे पहले उसको प्रायोरिटी में रखा जाता है। फंक्शनल ग्रुप के बाद में मल्टीपल बॉन्ड आता है, मल्टीपल बॉन्ड के बाद में नंबर ऑफ कार्बन आता है, नंबर ऑफ कार्बन के बाद में सब्स्टिट्यूएंट आता है। लेकिन अपन अभी यहाँ पे एल्केन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो एल्केन के टॉपिक में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, ठीक है ना, और एल्केन के टॉपिक में कोई मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं होगा, क्योंकि एल्केन होता ही क्या है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। इसका मतलब ये है कि जो अपना सिलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप वो यहाँ काम नहीं आएगा, उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड वो भी यहाँ काम नहीं आएगा। तो सीधा अपन कहाँ चलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन। तो जहां पे कार्बनों की संख्या ज्यादा मिलेगी आप उस चेन को, उस श्रृंखला को आप चयनित करें। तो इसमें एक ही आपके पास संभावना है, तो आपने इसका जो सिलेक्शन है वो कर लिया, नंबरिंग भी अपन ने कर ली। और नंबरिंग के लिए भी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था बिगिनिंग में जब अपन ने आईयूपीएसी का टॉपिक पढ़ा है। और नंबरिंग के लिए मैंने क्या बता रखा, अंकन के लिए सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद में इंग्लिश अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग अपन नंबरिंग करते हैं। तो इसमें आप जरा चेक करें, सबसे पहले कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो सीधा आपको कहाँ जाना है, सीधा आपको जाना है कि जहां पे भी सब्स्टिट्यूएंट का नजदीक मिले वहीं से अपन को इसका नंबरिंग स्टार्ट करना है। लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो सीधा आप कहाँ चलोगे, सीधा अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, तो वहां कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का कोई लॉजिक नहीं रह गया, ठीक है ना। तो आप कहीं से भी इसमें नंबरिंग कर सकते हैं, बात एक ही है। तो ये आपने नंबरिंग किया। अब नामकरण करने की बात आती है, तो नामकरण के लिए भी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रखा है कि सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद में 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर 1 डिग्री सफिक्स, देन 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स में अपन ने कहा था कि प्रतिस्थापियों का नाम लिखते हैं। 2 डिग्री पूर्व लगन में प्रतिस्थापी आता है। 1 डिग्री पूर्व लगन में यदि यौगिक चक्रीय है तो उसमें साइक्लो का यूज करते हैं, अदरवाइज उसका यूज नहीं करते हैं। और रूट वर्ड यानी मूल शब्द में जो कार्बनों की संख्या है उसके हिसाब से उसका नाम लिखा जाएगा। और 1 डिग्री जो सफिक्स है, 1 डिग्री जो अनुलग्न है, उसमें यदि वो एन, इन, आइन जो भी है उसके अकॉर्डिंग लगाना है। लेकिन अपन एल्केन का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमेशा उसमें एन का ही अपन यूज करेंगे। उसके बाद में लास्ट में 2 डिग्री सफिक्स आता है, 2 डिग्री अनुलग्न आता है, और उसमें क्रियात्मक समूह आता है, तो वो भी यहाँ अपन यूज में नहीं लेंगे, ठीक है ना। चलो अब इसका नाम लिखते हैं। तो इसका नाम बड़ा ही सिंपल है, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, कोई साइक्लो नहीं है, मूल शब्द 4 कार्बन है, तो हो जाएगा ब्यूट प्लस एन, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन, ठीक है। सवाल नंबर 2 को आप जरा देखें। इसमें सबसे पहले सिलेक्शन करना है आपको। सिलेक्शन में ये अपन ने इसका सिलेक्शन किया है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें कार्बनों की संख्या अधिकतम है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये भी तो कर सकते हैं, इसमें भी तो 4 ही कार्बन आ रहे हैं और इसमें भी 4 ही कार्बन आ रहे हैं, तो आप किसी का भी कर सकते हैं बशर्ते कि उसमें प्रतिस्थापी का नंबर सेम हो, ठीक है ना। अब इसमें अंकन करने की बारी है कि अपन नंबरिंग कहां से करें, 1 नंबर कहां दे और 2 नंबर कहां दे।
तो मैंने बताया था कि नंबरिंग के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो है कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद में मल्टीपल बॉन्ड, वो भी यहाँ काम नहीं आएगा। उसके बाद में आता है प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट। तो ये जो CH3 ग्रुप है जो सिलेक्शन में नहीं आ पाया, जनरली उसको प्रतिस्थापी का नाम दिया जाता है। तो आप इधर से देखिए 1 2, इधर 2 नंबर पे प्रतिस्थापी आया, और इधर से 1 2 3, तो इधर से 3 नंबर पे प्रतिस्थापी है। तो जहां से प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले, जहां से प्रतिस्थापी नजदीक मिले, नंबरिंग हमेशा उधर की तरफ ही करना है। तो आप नंबरिंग कहां से करोगे? तो अपन नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4। अब इसका नामकरण करते हैं। नामकरण में सबसे पहले जो होता है 2 डिग्री पूर्वलग्न का यूज करते हैं, और 2 डिग्री प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट को लिखा जाता है, प्रतिस्थापी को लिखा जाता है, और प्रतिस्थापी इसमें है 2 मिथाइल। तो सबसे पहले आ गया 2 मिथाइल, और उसके बाद में आ जाएगा ब्यूटेन। और इसी कंपाउंड का जो कॉमन नेम है, जो सामान्य नाम है, वो होता है आइसोब्यूटेन। मैंने आपको ये पहले ही सिखा रखा है कि जो आइसो ग्रुप है, आइसो जो शब्द है, आइसो जो वर्ड है, वो कहां से है? जब भी एक CH पे 2 CH3 मिले, जब भी एक CH पे 2 CH3 मिले तो समझ आना कि वो आइसो ग्रुप है, ठीक है ना? तो इसका नाम होता है आइसोब्यूटेन। चलो सवाल नंबर 3 की तरफ अपन चलते हैं। सवाल नंबर 3 जरा आप देखें, इसमें आपने सिलेक्शन किया, सीधी चेन का मैं सिलेक्शन कर रहा हूं। बात एक ही है, आप कोई भी एक चेन सेलेक्ट कर ले, सभी श्रृंखलाएं समान है, ठीक है ना? नंबरिंग कर ले, और आप नंबरिंग भी हम कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सेम है, बिल्कुल आइडेंटिकल नंबरिंग होगी। अब इसका नामकरण करते हैं। देखो यहाँ 2 नंबर पे प्रतिस्थापी उपस्थित है, और 2 प्रतिस्थापी है। क्या दोनों ही प्रतिस्थापी CH3 है? यस। और जब एक ही प्रतिस्थापी 2 बार आए तो अपन क्या यूज करते हैं? डाई का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये हो गया इसका IUPAC नाम। अब इसका कॉमन नेम क्या है, इसका सामान्य नाम क्या है? तो वो जरा आप चेक करें। तो इसमें मैंने बताया था कि जब भी एक CH पे 2 CH3 हो तो उसमें आइसो का यूज करेंगे, और जब एक कार्बन से 4 कार्बन कनेक्ट हो तो उसके नाम के पहले अपन लगा देते हैं नियो। तो इसका नाम होता है नियो पेंटेन। पेंटेन कैसे लिखा मैंने? क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, ठीक है? चलो नेक्स्ट, इसमें अपन को सबसे पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा हमको। तो सिलेक्शन के लिए आप जरा चेक करें। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप यहां नहीं है, उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड यहां नहीं है, देन नंबर ऑफ कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्या दोनों ही जो श्रृंखलाएं हैं उनमें 6 कार्बन उपस्थित है? यस। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कार्बन तो सब में, दोनों ही श्रृंखलाओं में समान, इसका मतलब तो हम किसी का भी कर सकते हैं? जी हाँ, यदि उसमें आगे वाली कंडीशन नहीं लगी तभी ऐसा आप कर सकते हैं। और आगे वाली कंडीशन क्या थी? प्रतिस्थापियों की संख्या। आप अगर सीधी चेन का करते हैं तो 2 प्रतिस्थापी मिलेंगे, आप अगर इस वाली चेन का करते हैं तो भी 2 ही प्रतिस्थापी मिलेंगे। तो मैं कहूंगा कि आप किसी भी एक श्रृंखला का चयन कर सकते हैं। अब आपको करना है इसमें नंबरिंग। नंबरिंग के लिए फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, उसके बाद में आता है सब्स्टिट्यूएंट। तो प्रतिस्थापी के हिसाब से अगर आप इसको चेक करोगे तो 1 2 3 नंबर पे यहां भी प्रतिस्थापी है, 1 2 3 नंबर पे यहां भी प्रतिस्थापी है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसका मतलब तो दोनों में ही 3 नंबर पे प्रतिस्थापी है, तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, क्योंकि दोनों तरफ से ही 3 नंबर पे प्रतिस्थापी उपस्थित है। लेकिन आप इस सवाल को समझने से पहले वो मेरा कॉन्सेप्ट जरा फिर से याद करें। मैंने बताया था कि जब प्रतिस्थापी का फंडा काम नहीं करे, प्रतिस्थापी से अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो जस्ट आगे आपको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से जो है अंकन करना है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से भी नहीं बैठ रहा है तो इसका मतलब आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो इसका नाम होता है मिथाइल और इसका नाम होता है इथाइल। तो M और E में पहले E आया, इसका मतलब नंबरिंग उधर से की जाएगी जिधर से E जो वर्ड है वो पहले आ रहा है। तो
तो आप जरा बताएं, ई इधर से नजदीक मिलेगा 3 नंबर पे और इधर से मिलेगा 4 नंबर पे, तो हम कहेंगे कि जहां से इथाइल ग्रुप नजदीक है उधर से आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका नाम लिखते हैं। तो नामकरण में सबसे पहले 2 डिग्री पूर्व लगन का उपयोग किया जाता है और उसमें भी अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से ही आपको लिखना है। जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले है उसको पहले लिखना है और जो बाद में है उसको बाद में लिखना है। तो पहले आप क्या लिखोगे, इथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 4 मिथाइल, ये प्रतिस्थापी का काम हो गया है। ठीक है, और 6 कार्बन है तो नाम हो जाएगा हेक्सेन। ठीक है, चलो एक सवाल और है, ये बड़ा ही अच्छा सवाल है, तो इसको आप चेक करें। इसमें सबसे पहले सिलेक्शन आपको करना है। सिलेक्शन के लिए फंक्शनल ग्रुप नहीं बात करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहां मल्टीपल बॉन्ड का कोई काम नहीं है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्केन। उसके बाद में आपको बताना होता है कि कार्बनों की संख्या जहां जितनी ज्यादा होती है हम उसी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो इसमें देखना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सभी श्रृंखलाओं में कार्बनों की संख्या 5 आ रही है। इसका मतलब कार्बन की संख्या से जब आपका जवाब ना मिले तो आप जस्ट अगले कॉन्सेप्ट पे जाएं, और अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रतिस्थापियों की संख्या। तो अगर आप इस वाली चेन का सिलेक्शन करते हैं, जो सीधी चेन है ये वाली, तो आप जरा देखोगे कि इसमें कितने प्रतिस्थापी है। इसमें प्रतिस्थापियों की संख्या कितनी आ रही है, प्रतिस्थापियों की संख्या आ रही है 2। और अगर आप इसका सिलेक्शन करते हैं इधर वाली चेन का, तो प्रतिस्थापियों की संख्या कितनी आ रही है, प्रतिस्थापी केवल एक ही आ रहा है। बोलो, क्योंकि देखो इसका करोगे तो एक ये वाला प्रतिस्थापी मिथाइल और एक ये वाला प्रतिस्थापी इथाइल, और अगर इसका करोगे तो ये एक ही प्रतिस्थापी उपस्थित रहेगा। तो हम उस श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिकतम होती है। तो हम सीधी चेन को ही वरीयता में रखेंगे, क्योंकि इसमें प्रतिस्थापियों की जो संख्या है वो सर्वाधिक है। अब बात आता है कि सर हम इसमें नंबरिंग कहां से करें, एक नंबर कहां पर दे। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, जहां से प्रतिस्थापी नजदीक है वहीं से आपको एक नंबर देना है, लेकिन इधर से 1 2 3 नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है और इधर से 1 और 2 नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि सर अभी आपने बताया था कि ई और एम में आपने पहले ई को नंबरिंग में पहले रखा था, तो यहां पे भी तो ये इथाइल है और यहां पे ये मिथाइल है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला से पहले हमेशा आपको क्या देखना है कि प्रतिस्थापी कहां नजदीक है। प्रतिस्थापी यदि समान है तो उसके बाद आपको क्या चेक करना होता है, अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हम कहेंगे कि 1 2, जहां से प्रतिस्थापी नजदीक है वहां से हम इसका जो अंकन है वो स्टार्ट करेंगे। नाम लिखने के लिए जब भी आप किसी यौगिक का आईयूबीसी नामकरण करें तो ध्यान रखें हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से ही आपको नाम लिखना है, चाहे वो 5 नंबर का ही क्यों ना हो, आपको पहले उसी को लिखना है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल और हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, देखो ये एल्केन का नामकरण था, जो अपन ने कुछ एग्जाम्पल लेके थोड़ा थोड़ा इसको समझा है। ठीक है, अब अपन चलते हैं समायता की तरफ। समायता का टॉपिक अपन ने डिटेल में डील किया है, पूरा चैप्टर अपन ने इसका पढ़ा है, लेकिन हम अभी इस चैप्टर में केवल उन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे जो एल्केन से रिलेटेड है। जो एल्केन में कौन कौन से आइसोमेरिज्म हो सकती है हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले है श्रृंखला समायता, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म को CI भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है ना, चेन आइसोमेरिज्म की, देखो आइसोमेरिज्म की एक शर्त है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तो चेन आइसोमेरिज्म की क्या शर्त है, वो शर्त ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ये आइसोमेरिज्म की कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन है जनक श्रृंखला या प्रतिस्थापी की जो श्रृंखला है उसमें उनकी जो साइज है वो डिफर होनी चाहिए, वो डिफरेंट होनी चाहिए, उनमें अंतर होना चाहिए। कैसे, या तो पैरेलल चेन या साइड चेन, या तो मुख्य श्रृंखला हो या प्रतिस्थापी की श्रृंखला, उनमें कार्बनों की संख्या में या उनकी साइज में डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है,
तो हम कहेंगे कि वो जो दो पेयर होंगे जिनमें ये रिलेशन बनेगा उनको आपस में चेन आइसोमर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, और वे चेन आइसोमर भी कहलाएंगे। और दूसरा जो इसमें आइसोमेरिज्म आता है वो आता है स्थिति समवेता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीआई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म की भी कुछ कंडीशंस है, कुछ शर्त है। वो क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। सेकंड, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो ये आइसोमेरिज्म की कंडीशन है। तो जब भी आइसोमेरिज्म की बात होगी तो ये कहा जाएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है ना। और सेकंड है कि इसमें किसी प्रतिस्थापी की, एल्केन के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं, किसी प्रतिस्थापी की स्थिति में पोजीशन में डिफरेंस होना चाहिए, पोजीशन डिफर होनी चाहिए। तो वो दो पेयर आपस में कहलाएंगे, वो एक पेयर जो होगा, दो मॉलिक्यूल जो होंगे वो आपस में पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे और वो पोजीशन आइसोमर के एग्जाम्पल होंगे। अपन एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, इसका नाम आपको पता है कि ये ब्यूटेन है, ठीक है ना, ये ब्यूटेन है। और सेकंड मैंने लिया है 2-मिथाइल प्रोपेन, मैं इसको आइसोब्यूटेन भी बोल सकता हूं, ठीक है ना, आइसोब्यूटेन इसका कॉमन नेम है। और 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथाइल प्रोपेन ये इसका आईयूपीएसी नेम है। आप इन दोनों को क्या रिलेशन दोगे, चेन आइसोमेरिज्म का या पोजीशन आइसोमेरिज्म का? जरा चेक करते हैं, क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आप जरा चेक कर ले, दोनों में कार्बन और हाइड्रोजनों की जो संख्या है वो समान है, ठीक है ना। अब हमको ये चेक करना है कि क्या इसमें जनक श्रृंखला या प्रतिस्थापी श्रृंखला की साइज में डिफरेंस है या इसमें केवल प्रतिस्थापी की स्थिति में बदलाव किया गया है। तो इसमें आप जरा चेक करो, इसमें कितने कार्बन की पेरेंट चेन थी? 4 कार्बन की। ब्यूटेन 4 कार्बन की पेरेंट चेन है और इसमें प्रोपेन में 3 कार्बन की पेरेंट चेन है। तो हम कहेंगे कि इसमें जो जनक श्रृंखला है उसमें जो है यहाँ पे साइज में डिफरेंस आया। 4 कार्बन की चेन से 3 कार्बन की चेन का होना इस बात का इंडिकेशन है कि इसमें चेन आइसोमेरिज्म ही होगा, ठीक है। तो ये जो दोनों ये दोनों जो मॉलिक्यूल है, दोनों कंपाउंड है, ये आपस में चेन आइसोमर के एग्जाम्पल है। तो इनमें सीआई का रिलेशन होगा, ठीक है ना। एक मैं आपको उदाहरण और लूं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं यहां पे, एग्जाम्पल नंबर 2 कि एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है। आप इन दोनों का आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं? यस, देखो 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, 4 मिथाइल पेंटेन इसका नाम है और इसका नाम हो जाएगा आई एम सॉरी प्लीज करेक्ट इट। नंबरिंग आपको इधर से करनी पड़ेगी क्योंकि जहां से प्रतिस्थापी नजदीक है, नंबरिंग हमेशा उधर से की जाती है। तो इसका नाम आएगा 2 मिथाइल पेंटेन और इसका नाम आएगा 3 मिथाइल पेंटेन। तो 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन, इन दोनों में आप जरा चेक करो, क्या इसकी जो पेरेंट चेन है उसमें दोनों में 5-5 कार्बन आ रहे हैं? यस। क्या इसमें जो प्रतिस्थापी है 2 मिथाइल से 3 मिथाइल हो गया? यस। यानी प्रतिस्थापी की पोजीशन में डिफरेंस है। तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों कंपाउंड है ये आपस में पोजीशन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल है, पोजीशन आइसोमर्स ये कहलाते हैं, ठीक है ना। अब हम इसी आइसोमेरिज्म के टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं, ठीक है। अपन एल्केन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अपन ने अभी तक जो पढ़ा है उसमें इनका नेमिंग पढ़ लिया है और एल्केन से रिलेटेड जो आइसोमर्स हैं उनको भी अपन ने डील किया। उसमें 2 आइसोमेरिज्म अपन ने अभी तक पढ़े हैं एल्केन के टॉपिक से रिलेटेड, एक चेन आइसोमेरिज्म और एक पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब एल्केन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अपन पहले एक छोटा सा पॉइंट है जो पढ़ना बड़ा जरूरी है क्योंकि एल्केन के टॉपिक में बड़ा ही यूज होता है ये, तो वो है फ्री रेडिकल। मैंने जीओसी के चैप्टर में आपको ये डील किया है कि जो फ्री रेडिकल है और कार्बोकेटाइन है और कार्बोनाइन है, इनकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, इनमें 3 इफेक्ट हैं वो कैसे अप्लाई करते हैं, उन इफेक्ट्स का यूज क्या है। जैसे रेजोनेंस इफेक्ट था, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट था, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट था, तो ये सारे इफेक्ट अपन ने जीओसी में पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और बॉन्ड को जो टूटना होता है, बॉन्ड का जो टूटना है उसको अपन क्लीवेज बोलते हैं
और क्लीवेज दो तरह से किया जाता है, एक होमोलाइटिक क्लीवेज और एक हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज मतलब समांश विखंडन, और एक होता है विषमांश विखंडन। मैंने आपको ये पहले बताया था जीओसी में कि समांश विखंडन से मुक्त मूलक का निर्माण होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, और विषमांश विखंडन से हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, एज वेल एज कार्बोनाइन भी उसमें बनता है। ठीक है ना। तो अपन फ्री रेडिकल की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज के दौरान इसका फॉर्मेशन होता है, किसका? फ्री रेडिकल का। ठीक है ना। और अब हम ये चेक करते हैं कि ये किन किन यौगिकों से बनाया जा सकता है, फ्री रेडिकल किन किन यौगिकों से अपन बना सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले है एल्काइल पेरोक्साइड। ये आपने पहले पढ़ा है कि जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है उसको पेरोक्साइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं, जो कंपैरेटिवली अनस्टेबल बॉन्ड होता है। तो जो एल्काइल पेरोक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, इस बॉन्ड में समांश विखंडन होता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ शिफ्ट होते हैं, और उसके दौरान यहाँ पे दो मोल बन जाते हैं RO फ्री रेडिकल। तो इससे एल्काइल ऑक्साइड फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, किससे? एल्काइल पेरोक्साइड से। ठीक है। सेम यहाँ पे भी है, एसाइल पेरोक्साइड इस कंपाउंड का नाम है, और इसमें भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में ये पेरोक्सी बॉन्ड है, पेरोक्साइड बॉन्ड है, और इसमें भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, और दो मोल यहाँ पे भी क्या बन जाएंगे? फ्री रेडिकल। ठीक है ना। यहाँ पे भी ये बन गया फ्री रेडिकल। हालांकि ये आगे भी रिएक्शन करता है, इसमें ये स्टेबल नहीं रहता, यहाँ पे तुरंत ही ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके एक CO2 रिलीज होता है। इसमें आप जरा चेक करें, एक तो CO2 आउट हो गया, देखिए यहाँ पे जो फ्री रेडिकल आएगा और जो यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल और यहाँ वाला फ्री रेडिकल कंबाइन होके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जिसके दौरान CO2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है ना। और उधर बच जाएगा R फ्री रेडिकल, और यहाँ पे बन गया एल्काइल फ्री रेडिकल। ये आगे जाके वहां तक जाके इसकी रिएक्शन रुकती है। एक और है बेंजोइल पेरोक्साइड। अगर यहाँ R की जगह PH लगा दे तो इसको बेंजोइल पेरोक्साइड के नाम से जानते हैं, और इसमें भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इट मींस ये पेरोक्साइड बॉन्ड है जो कंपैरेटिवली अनस्टेबल होता है। ठीक है ना। तो यहां से भी ये बॉन्ड ब्रेक करके ये बन जाता है PH C डबल बॉन्ड O और O फ्री रेडिकल। इसके भी दो मोल बनते हैं, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में उसके जब ये ब्रेक होगा तो दो टुकड़ों में ये विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना। और ये एल्केन है, RH ये एल्केन है, और एल्केन को यूवी लाइट की प्रेजेंस में रखें या इसको हीट करें, हीट ऑलमोस्ट 500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर अगर अपन इसको माने, तो उस केस में यहाँ पे भी R फ्री रेडिकल का, एल्काइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ मेथड्स थे फ्री रेडिकल को बनाने के, कुछ मेथड्स थे। अब हम पढ़ते हैं कि देखो, जब भी कोई रिएक्शन हो जिसमें कई सारे फ्री रेडिकल बने, अगर एक फ्री रेडिकल बनता है तो वो एक फ्री रेडिकल ही कई सारे फ्री रेडिकल को बनाने में कारगर है। तो हम ये बता रहे हैं कि जो फ्री रेडिकल है, कोई रिएक्शन है जिसमें फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म जा रहा है, इट मींस जिसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस रिएक्शन में कुछ कैटलिस्ट यूज होता है। ठीक है। कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो रिएक्शन को प्रमोट करते हैं, रिएक्शन को और ज्यादा तेजी से होने में मदद करते हैं, ये रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं। और कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो रिएक्शन की रेट को कम कर देते हैं, उनको इनहिबिटर्स के नाम से जानते हैं, पॉइजनस का वो काम करते हैं। तो दो टाइप के कैटलिस्ट है, कोई भी फ्री रेडिकल का रिएक्शन हो उसमें दो तरह के कैटलिस्ट यूज होंगे, एक जो रिएक्शन को प्रमोट करे, जो रिएक्शन की रिएक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा दे, एक जो रिएक्शन की रिएक्टिविटी को, क्रियाशीलता को, अभिक्रिया की दर को कम कर दे, उसको बोलते हैं इनहिबिटर्स या पॉइजनस भी उनको बोल देते हैं। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि फ्री रेडिकल जो कैटलिस्ट है, यानी जो इनिशिएटर है, जो रिएक्शन को प्रमोट करते हैं, उनको प्रमोटर्स भी बोल सकते हो या इनिशिएटर बोल सकते हो, या फ्री रेडिकल कैटलिस्ट भी जनरली बोला जाता है। ठीक है। तो ये तीन मैंने कैटलिस्ट लिखे हैं। एक, अगर उसमें आप कोई पेरोक्साइड डाल दोगे तो वो फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन को बढ़ावा देगा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही डील किया है इधर से कि अगर किसी रिएक्शन में कोई पेरोक्साइड उपस्थित हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड है और पेरोक्साइड बॉन्ड अगर या पेरोक्साइड बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड उसमें कोई अवेलेबल है, तो वो फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन को बढ़ाता है, यानी रिएक्शन में और ज्यादा फ्री रेडिकल बनाने में हेल्प करेगा। और
यहाँ पे आपको मालूम ही है कि ये होमोलाइटिक क्लेवेज करके समान विखंडन के दौरान R को फ्री रेडिकल बना लेगा। और इसमें जो एसाइल पेरोक्साइड है, ये वाला ले लें, चाहे आप बेंजोइल पेरोक्साइड ले लें, इनके केस में भी ये फ्री रेडिकल बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये कुछ प्रमोटर्स है, ठीक है ना। कोई भी पेरोक्साइड हो सकता है जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, वे रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने में हेल्प करते हैं। और एक उसमें यूवी लाइट है, आपको तो पता है कि यूवी लाइट जो है उन्होंने यहाँ भी यूज किया है एल्कीन के केस में, कि वो हाई हीट की प्रेजेंस में बॉन्ड थोड़े अनस्टेबल हो जाते हैं। आपको तो पता है कि जब हीटिंग ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो वाइब्रेशन होता है बॉन्ड्स में, जिसकी वजह से बॉन्ड स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो बॉन्ड टूटना चालू हो जाते हैं, तो बॉन्ड का ब्रेक होना थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। और एक आप डायरेक्ट हीट भी बोल सकते हो कि हीट देने से भी वो फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन को बढ़ावा देगा। अब अपन बात करते हैं दूसरे पॉइंट की ओर कि फ्री रेडिकल इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं। इनको अवरोधक भी बोलते हैं और पॉइजनस भी आप इनको बोल सकते हो। ये कौन से कैटलिस्ट है? ये वो कैटलिस्ट है जो रिएक्शन की रेट को कम करते हैं। यानी फ्री रेडिकल की अगर कोई रिएक्शन है तो उसमें फ्री रेडिकल को कम कर देंगे बढ़ाने की बजाय। क्या करते हैं ये ऐसा? उनमें से एक है बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन बड़ा ही फेमस इनहिबिटर है। क्या है इसका स्ट्रक्चर? ये इसका स्ट्रक्चर है बेंजोक्विनोन का। ये कैसे काम करता है? ये कैसे जो मान लो कोई रिएक्शन है जिसमें फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन होने की रेट को कम करना है या रिएक्शन की रेट को कम करना हो, तो आप उसमें थोड़ा सा हाइड्रोक्विनोन उसमें आप बेंजोक्विनोन मिला सकते हैं। बेंजोक्विनोन क्या करेगा? बेंजोक्विनोन जो पहले से बने फ्री रेडिकल है उनके साथ कंबाइंड हो जाएगा और फ्री रेडिकल जो पहले से बने हुए हैं उनको भी कम कर देगा। तो फ्री रेडिकल की डिमांड यहां बढ़ जाएगी, यानी फ्री रेडिकल की कमी हो जाएगी, तो रिएक्शन की रेट भी कम हो जाएगी। कैसे ये काम करता है? यहाँ पे क्या होता है, इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, जिसके दौरान इस ऑक्सीजन पे एक फ्री रेडिकल आएगा और इस कार्बन पे एक फ्री रेडिकल आएगा। और ऑक्सीजन पे जो फ्री रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली थोड़ी कम है, तो वो आर फ्री रेडिकल जो रिएक्शन के दौरान बने होंगे, फ्री रेडिकल जो रिएक्शन कर रहे होंगे, उस एक फ्री रेडिकल को अपने साथ जोड़ लेता है। तो ये बन गया ओ आर और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बचा रह गया। और ये फ्री रेडिकल जो बचा रह गया ये थ्रू रेजोनेंस के थ्रू पहले यहाँ आएगा और रेजोनेंस के थ्रू यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो जो एक फ्री रेडिकल बचा जो कार्बन पे था वो रेजोनेंस के द्वारा, अनुनाद के द्वारा वो इस दूसरे वाले ऑक्सीजन तक भी जा सकता है, वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। और उसके दौरान अगर यहाँ पे ये वो फ्री रेडिकल बना और ये वापस से किसी आर फ्री रेडिकल को जोड़ करके ओ आर का फॉर्मेशन कर देगा। तो आप जरा देखिए, एक मोल अगर आपने या एक आपने बेंजोक्विनोन लिया तो वो 2 आर फ्री रेडिकल को अपने से कंबाइन कर लेगा और बीकर में 2 आर फ्री रेडिकल की कमी कर देगा, क्योंकि उसने अपने साथ उस आर फ्री रेडिकल को कंबाइन कर लिया। तो इसी दौरान जो बेंजोक्विनोन है ये किसी फ्री रेडिकल की रिएक्शन की रेट को कम कर देता है, क्योंकि जो बेंजोक्विनोन का एक इकाई है, एक यूनिट है, 2 आर फ्री रेडिकल को अपने साथ जोड़ लेता है, जिसके दौरान आर फ्री रेडिकल की रिएक्शन वेसल में कमी हो जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है ना। एक ये बड़ा फेमस है O2, दोनों ही बड़े फेमस इनहिबिटर्स हैं। एक O2 ऑक्सीजन जो गैस है, अगर किसी फ्री रेडिकल की रिएक्शन में आपने O2 उसमें ऐड किया तो ध्यान रखें O2 एक यूज भी होगा, जो टेस्ट भी है फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म का कि किसी अननोन मैकेनिज्म में। देखो मैंने आपको ये चीज पहले क्लियर किया है कि कोई भी रिएक्शन होती है तो उसका मैकेनिज्म पहले आया या प्रोडक्ट पहले आया। तो ध्यान रखिए, प्रोडक्ट से मैकेनिज्म बनता है, ना कि मैकेनिज्म से प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट पहले मिलता है, उसका मैकेनिज्म फिर गैस किया जाता है कि अच्छा ऐसा हुआ होगा तो शायद ये प्रोडक्ट बना होगा। और उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हो सकती है। आपने देखा होगा कि एक ही प्रोडक्ट को बनाने के तरीके कई सारे हो सकते हैं, मैकेनिज्म बुक्स में अलग अलग मिल सकते हैं आपको, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट से मैकेनिज्म का आइडिया लगाया जाता है, ना कि मैकेनिज्म से प्रोडक्ट का आइडिया लगाना होता है, ठीक है ना। तो अगर कोई अननोन रिएक्शन है जिसको ये पता करना हो लैब में कि इसमें फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म हो रही है, इसको कैसे पता करें, तो उसके लिए O2 सबसे बेस्ट रिएजेंट होता है। कैसे, जरा इसको समझते हैं। देखो, अगर किसी रिएक्शन फ्री रेडिकल की रिएक्शन में आर फ्री रेडिकल बन रहा है, आपने उसमें O2 ऐड किया तो ये इस तरह का फ्री रेडिकल बनता है, एल्काइल ऑक्साइड फ्री रेडिकल बनता है, जिसमें जो कंपैरेटिवली स्टेबल होता है।
मैंने अभी बताया कि ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल उतना स्टेबल नहीं है, लेकिन ये कंपैरेटिवली थोड़ा स्टेबल होता है। और फिर ये R फ्री रेडिकल को कंबाइन करके ये इनिशिएटर मतलब ये इस तरह का एल्काइल पेरोक्साइड का कंपाउंड बनाता है। आपने एक चीज का गौर किया, ये जो R फ्री रेडिकल है, जो R फ्री रेडिकल है, ये O2 से रिएक्शन करके ये स्टेबल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। अब R फ्री रेडिकल से अगर स्टेबल फ्री रेडिकल या इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो गया तो ये रिएक्शन की रेट को कम कर देगा। क्योंकि अगर मान लो कोई इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो वो रिएक्शन उतनी फास्ट नहीं करता, और जो इंटरमीडिएट कम स्टेबल होता है वो रिएक्शन उतनी फास्ट करता है। ये मैंने आपको पहले से बता रखा है, रिएक्शन मैकेनिज्म जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ रिएक्शन में मैंने आपको ये बताया था कि जो इंटरमीडिएट जो मध्यवर्ती कम स्थायी होता है वो रिएक्शन जल्दी करता है, और जो इंटरमीडिएट जो मध्यवर्ती ज्यादा स्थायी होता है वो रिएक्शन आसानी से नहीं करता है। ठीक है ना? तो अगर R फ्री रेडिकल O2 से कंबाइन होकर स्टेबल फ्री रेडिकल बनाता है तो एक R फ्री रेडिकल को भी कम कर दिया इसने और खुद स्टेबल भी हो गया, तो ये जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा, तो रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब रेडिकल किसी दूसरे रेडिकल के साथ में उतना इजीली कनेक्ट नहीं हो रहा जो अपना प्रोडक्ट बनाना था उसके दौरान। ठीक है ना? लेकिन अब ये जो स्टेबल फ्री रेडिकल है ये दूसरे किसी R फ्री रेडिकल से कंबाइन होके ये एल्काइल पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। और ध्यान देना, एल्काइल पेरोक्साइड क्या मैंने आपको पहले एक प्रोमोटर के रूप में बता रखा है। क्या मैंने आपको बताया कि जो पेरोक्साइड है वो एक इनिशिएटर होते हैं, प्रोमोटर होते हैं। यस, तो इसका मतलब यहां पे अगर ये इनिशिएटर बन गया तो अब रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, ज्यादा। क्यों? क्योंकि एल्काइल पेरोक्साइड एक इनिशिएटर होता है, प्रोमोटर होता है, ना कि इनहिबिटर। तो सर फिर ये तो पंगा हो गया। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि O2 जब आप ऐड करते हो उस दौरान ये इनहिबिटर का काम करता है क्योंकि स्टेबल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही ये स्टेबल फ्री रेडिकल रिएक्शन करके किससे, R फ्री रेडिकल से एल्काइल पेरोक्साइड बनाएगा, उस दौरान ये एक इनिशिएटर का काम करेगा और रिएक्शन की रेट को और ज्यादा बढ़ा देगा। तो अगर किसी बीकर में फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म हो रही है किसी रिएक्शन में और आपको ये आइडेंटिफाई करना हो तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, O2 ऐड कर सकते हैं। O2 ऐड करते ही रिएक्शन की रेट तुरंत बहुत कम हो जाएगी और थोड़ी देर के बाद में दुगनी स्पीड से बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये टेस्ट भी है। कोई भी फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म का टेस्ट करना हो आप O2 से उसका टेस्ट कर सकते हैं। कैसे? पहले O2 ऐड करोगे और O2 ऐड करते ही तुरंत रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी क्योंकि ये स्टेबल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये रेट को कम करेगा तुरंत थोड़ी सी देर बाद में ही ये एक इनिशिएटर का काम करने लग जाएगा और रिएक्शन की रेट को 2 गुना स्पीड से बढ़ाएगा। तो जब भी फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म को डिफाइन करना हो या उसको आइडेंटिफाई करना हो कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो आप ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो ये था फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन और 2 टाइप के कैटलिस्ट, एक इनिशिएटर और एक इनहिबिटर। इनिशिएटर क्या होता है, जो फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म को और इंप्रूव करता है और रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं, उसकी गति को और बढ़ा देते हैं। लेकिन जो इनहिबिटर होते हैं ये पॉइजनस का काम करता है, ये रिएक्शन की रेट को कम कर देते हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक बात आप नोट करिए इस चीज को कि O2 स्टार्टिंग में O2 जो है वो स्टार्टिंग में तो इनहिबिटर का काम करता है, लेकिन इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एक इनिशिएटर का काम करता है। तो रिएक्शन जैसे ही O2 ऐड करता है तो जस्ट ऐड करते ही रिएक्शन की रेट कम हो जाएगी, लेकिन कुछ समय बाद में ही रिएक्शन की रेट 2 गुना स्पीड से बढ़ने लग जाएगी। तो वो एक इनिशिएटर भी है और ये फ्री रेडिकल की रिएक्शन को उसके मैकेनिज्म को प्रूव करने का एक टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है ना, जिसका अपन आगे यूज भी करेंगे। अब अगला पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। देखो ये टॉपिक अपन ने डिटेल में वैसे पढ़ा है जीओसी में कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी फ्री रेडिकल में रेजोनेंस हो तो वो स्टेबल होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने आपको बताया था कि जो अल्फा एच होते हैं उससे भी स्टेबिलिटी चेक की जाती है कि जितने ज्यादा अल्फा एच होता है स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। अल्फा एच कैसे चेक करते हैं तो वो भी मैंने आपको सिखा रखा है कि जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है उसके जस्ट पड़ोस में आपको कार्बन चेक करना है और पड़ोस में जो sp3 कार्बन हो उस sp3 कार्बन पे जितने हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं वे ही अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ठीक है ना। तो अब इन तीनों में आप कैसे स्टेबिलिटी को चेक करोगे? क्या मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है
और ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है और ये मिथाइल फ्री रेडिकल है। कैसे सर आपने कैसे डिसाइड किया फ्री रेडिकल की डिग्री? ये आपको मैंने पहले ही सिखा रखा है बेसिक ऑर्गेनिक में कि जिस कार्बन में फ्री रेडिकल है उस कार्बन की डिग्री इस फ्री रेडिकल की डिग्री कहलाती है। और कार्बन की डिग्री कैसे चेक करते हो कि कार्बन कितने अनदर कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो उसको 3 डिग्री बोल देंगे, ठीक है ना। तो ये कार्बन 3 डिग्री है, इससे जुड़ा फ्री रेडिकल भी 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री और वो मिथाइल फ्री रेडिकल। आप मुझे इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता सकते हैं? यस, देखो इसमें 3 और 3 और 3, क्या इसमें 9 अल्फा एच है? यस, इसमें 9 अल्फा एच है और इसमें 6 अल्फा एच है, इसमें 3 अल्फा एच है और इसमें 0 अल्फा एच है। और क्या मैंने आपको बता रखा है हाइपर कॉन्जुगेशन से हाइपर, क्योंकि किसी में रेजोनेंस अवेलेबल नहीं है, ये बात आप पहले ही क्लियर करें। अदरवाइज रेजोनेंस जो होता है प्लस आर इफेक्ट होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर किसी में रेजोनेंस उपस्थित है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके बाद में देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई और माइनस आई के थ्रू आप चेक करते हो। तो इसमें 9 अल्फा एच है, इसमें 6 अल्फा एच है, तो हम कहेंगे कि जिसमें अल्फा एच का नंबर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो क्या 3 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है और 1 डिग्री की सबसे कम, और सबसे कम होगी मिथाइल फ्री रेडिकल की क्योंकि उसमें 0 अल्फा एच उपस्थित है। तो ये स्टेबिलिटी मैंने थोड़ा सा वापस से रिकॉल किया है। स्टेबिलिटी के लिए आपको डिटेल में जीओसी नाम से चैप्टर में अपन ने पढ़ रखा है इसको। अब बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल। जो फ्री रेडिकल होता है पहले अपन ने देखा कि वो कैसे कैसे बनाया जा सकता है। होमोलाइटिक क्लीवेज से बनता है, ये कंपाउंड्स है, इनसे अपन बना सकते हैं फ्री रेडिकल को। दूसरा पॉइंट, फ्री रेडिकल के लिए कुछ कैटलिस्ट है, एक इनिशिएटर होता है, एक इनहिबिटर होता है। इनिशिएटर क्या करते हैं, ये रिएक्शन की रेट को कम कर देते हैं। इनहिबिटर क्या होता है, रिएक्शन आई एम सॉरी फ्री रेडिकल जो इनिशिएटर होते हैं, प्रोमोटर होते हैं, ये रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं और इनहिबिटर्स क्या करते हैं, रिएक्शन की रेट को कम कर देते हैं, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट था कि O2 जो होता है वो इनिशियली तो एक स्टेबल फ्री रेडिकल बना लेता है और रिएक्शन की रेट को कम करता है। इसका मतलब है कि वो फ्री रेडिकल इनहिबिटर है, पॉइजनस है। लेकिन वो थोड़ी देर के बाद में उसका अल्टीमेट प्रोडक्ट फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो एक इनिशिएटर होता है। यानी O2 डालते ही रिएक्शन की रेट कम हो जाएगी, थोड़ी देर के बाद में 2 गुना स्पीड से रेट बढ़ने लग जाएगी। और स्टेबिलिटी मैंने देखा कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की, ठीक है। अब रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की 2 तरह की रिएक्शन अपने सिलेबस में है जो हमको पढ़ना है। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं युग्मन अभिक्रिया, कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। और दूसरा है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, असमानुपातन अभिक्रिया। तो इनके बारे में डील करते हैं, ठीक है ना। वो कंटिन्यू करते हुए अपन चालू करते हैं रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल कि अगर कोई फ्री रेडिकल की रिएक्शन हो रही है जिसमें इंटरमीडिएट एक फ्री रेडिकल बन रहा है, तो मैंने पहले बताया था कि फ्री रेडिकल की चेन रिएक्शंस होती है, बहुत सारे फ्री रेडिकल बनते हैं रिएक्शन में, और कोई 2 फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड हो ऐसा पॉसिबिलिटी होती है। मैंने बताया था कि 2 तरह की फ्री रेडिकल की रिएक्शंस होती है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है और एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। कॉम्बिनेशन को कपलिंग रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, युग्मन अभिक्रिया भी इनको बोलते हैं कि जब कोई 2 फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाए और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया उनको बोलते हैं। जैसा कि R फ्री रेडिकल से कंबाइन होकर के RR बना दे, एल्केन बना दे, तो अपन उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। 2 फ्री रेडिकल आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए, ठीक है ना। CH3 फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल से कंबाइन हो गई है, CH3 बना देगा, इथेन बना देगा। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा वो जस्ट डबल कार्बन का प्रोडक्ट होगा। आप देखिए CH3 में केवल एक ही कार्बन था, प्रोडक्ट में 2 कार्बन हो गए। भाई 2 फ्री रेडिकल आपस में जुड़ेंगे तो जस्ट डबल कार्बन का प्रोडक्ट बन के आएगा। ऐसा ही पीएच फ्री रेडिकल से कंबाइन होकर क्या बना देगा, बाइफिनाइल का फॉर्मेशन कर लेगा, 2 पीएच आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। Cl फ्री रेडिकल से कंबाइन होकर Cl2 बना लेगा। तो ऐसे कोई 2 फ्री रेडिकल आपस में जुड़ करके कोई बॉन्ड बनाए तो उसको अपन बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब बात करते हैं सेकंड रिएक्शन की, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इसको बोलेंगे अपन, असमानुपातन अभिक्रिया भी बोलते हैं। एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि अल्फा एच उपस्थित होना चाहिए। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वही फ्री रेडिकल
केवल डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कर पाएंगे जिनमें एटलीस्ट एक अल्फा एच होना जरूरी है। अगर कम से कम एक अल्फा एच भी है तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कर सकता है फ्री रेडिकल। कैसे होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? जैसे ये इथाइल फ्री रेडिकल है, इसमें 3 अल्फा एच है इथाइल फ्री रेडिकल में। अल्फा एच कैसे देखते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जीओसी में क्या होता है कि कोई मुक्त मूलक है जिस कार्बन में फ्री रेडिकल है, जस्ट उसके पड़ोस में आपको कार्बन देखना है, कोई sp3 वाला कार्बन, और उस कार्बन से कनेक्ट हाइड्रोजन ही व्हाट यू कॉल अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, उनको कम से कम एक तो रखना ही है भाई, कम से कम एक अल्फा एच वाला भी कोई कंपाउंड है, कोई फ्री रेडिकल है, तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। और इसमें जब इसका डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट देखते हैं तो एल्कीन बनता है और एक एल्केन बनता है। इथाइल फ्री रेडिकल से एक एथीन बना है और एक इथेन बना है। इसमें आपने गौर किया हो तो उतने ही कार्बन का एल्कीन है और उतने ही कार्बन का एल्केन है जितने स्टार्टिंग मटेरियल वाले फ्री रेडिकल कंपाउंड में उपस्थित है। यानी और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कार्बनों की संख्या प्रोडक्ट में जस्ट डबल हो जाती है, लेकिन डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट में उतने ही कार्बन का एक एल्केन बनता है और उतने ही कार्बन का एक एल्कीन बनता है। ये रिडक्शन प्रोडक्ट होता है और ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है, दोनों ही 1:1 में बनते हैं। जरा उनका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये कैसे बना है। चलो, मैकेनिज्म ये है कि कोई इथाइल फ्री रेडिकल है और कोई दूसरा इथाइल दूसरे वाला जो है, मैंने उसके हाइड्रोजन्स को बना दिया है अच्छे से दिखाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इसका फ्री रेडिकल है, इस फ्री रेडिकल के चक्कर में, इस फ्री रेडिकल के कारण इसका जो एक अल्फा एच है, ये अल्फा एच होमोलाइटिक क्लीवेज की तरह टूटता है। और जैसे ये इधर एक इलेक्ट्रॉन आया और एक इलेक्ट्रॉन इसने इस कार्बन को दिया होगा, और जैसे H फ्री रेडिकल बना तो इथाइल फ्री रेडिकल H फ्री रेडिकल को ट्रैप कर लेगा और क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। कैसे? एक H फ्री रेडिकल यहां से निकला और H फ्री रेडिकल इस कार्बन के फ्री रेडिकल से कंबाइन होकर के क्या बना देगा? CH3। 3 हाइड्रोजन इसके पास हो जाएंगे और यहां पे क्या बन जाएगा? यहां पे बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस इधर वाले इथाइल फ्री रेडिकल की अगर मैं बात करूं तो जब ये H फ्री रेडिकल निकल के गया, एक इलेक्ट्रॉन लेके निकला तो एक इलेक्ट्रॉन देके भी तो निकला है, और इस कार्बन पे जो फ्री रेडिकल बनेगा और इधर वाला जो फ्री रेडिकल है, ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे, यहाँ पे क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड बना देंगे। तो यहाँ पे क्या बच गया? CH2, एक H आउट हो चुका था यहां से, और इस कार्बन पे और इस कार्बन पे एक फ्री रेडिकल होने की वजह से ये बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये इस तरह के 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जाना है चैप्टर में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर आपने पढ़ा है, उसमें आपने देखा है कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। या आप सरल भाषा में मैं कहूं तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को जोड़ना और हाइड्रोजन को हटाना। ठीक वैसे ही रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन को जोड़ना और ऑक्सीजन को रिमूव करना। तो आप देखिए इस वाले इथाइल फ्री रेडिकल ने एक H फ्री रेडिकल को जोड़ा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा छोटा सा कि रिडक्शन का मतलब मैंने बताया कि किसी हाइड्रोजन को जोड़ना रिडक्शन कहलाता है। तो किस फॉर्म में हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए? H माइनस की फॉर्म में जुड़ना चाहिए, H प्लस की फॉर्म में जुड़ना चाहिए, या H फ्री रेडिकल की फॉर्म में जुड़ना चाहिए, या केवल हाइड्रोजन परमाणु की फॉर्म में जुड़ना चाहिए? किस फॉर्म में हाइड्रोजन जुड़े कि अपन उसको रिडक्शन बोले? तो मैं कहूंगा कि किसी भी फॉर्म में हाइड्रोजन जुड़े उसको रिडक्शन ही बोलते हैं, चाहे H माइनस की फॉर्म में आए, चाहे H प्लस की फॉर्म में आए, चाहे H फ्री रेडिकल की फॉर्म में आए, इवन चाहे वो हाइड्रोजन परमाणु एटम की फॉर्म में भी आए तो उसको अपन रिडक्शन बोलते हैं। किसी भी फॉर्म में यदि हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपन उसको रिडक्शन बोलेंगे। तो अब जरा यहाँ पे देखो, एक H फ्री रेडिकल इस वाले CH3 फ्री रेडिकल CH3 CH2 फ्री रेडिकल से कंबाइन हुआ है, इथाइल फ्री रेडिकल से हाइड्रोजन ने इसको जोड़ा है, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि इस वाले कंपाउंड का रिडक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि इसने एक H फ्री रेडिकल को कनेक्ट किया है और इस वाले का प्रोडक्ट ये वाला, यानी ये रिडक्शन प्रोडक्ट है। और इस इथाइल फ्री रेडिकल ने एक हाइड्रोजन को आउट किया है, इसका मतलब इसका क्या हुआ है? इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक रिडक्शन प्रोडक्ट होता है, एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है। एक काम की बात ये आपको याद रखनी है, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट में कार्बनों की संख्या जस्ट डबल हो जाती है,
लेकिन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जितना स्टार्टिंग अपना फ्री रेडिकल जो था उसमें जितने कार्बन अवेलेबल होते हैं, प्रोडक्ट में एक एल्कीन बनता है उतने ही कार्बन का और एक एल्केन बनता है उतने ही कार्बन का, और दोनों में कार्बनों की संख्या उतनी ही होती है जितनी की स्टार्टिंग मटेरियल वाले फ्री रेडिकल में थी। ठीक है ना, ये बात जरा ध्यान रखें। एक चीज जरा देखें, कॉम्बिनेशन और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बॉन्ड जुड़ते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एक बॉन्ड आपने तोड़ा भी है, CH बॉन्ड टूटा भी है। तो बॉन्ड जोड़ना आसान होता है या बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है? तो मैं कहूंगा कि बॉन्ड को जोड़ना आसान होता है। जनरली कॉम्बिनेशन जो प्रोडक्ट है वो मेजर है और डिसप्रपोर्शनेशन जो प्रोडक्ट है वो माइनर है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है कि कॉम्बिनेशन मेजर होता है और डिसप्रपोर्शनेशन जो है वो माइनर प्रोडक्ट होता है? इसका कारण ये है कि कॉम्बिनेशन का जो प्रोडक्ट है वो बॉन्ड के बनने से या बॉन्ड बना है उसके दौरान इसका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, जबकि डिसप्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको एक बॉन्ड तोड़ना भी पड़ता है, और बॉन्ड को जोड़ना आसान होता है और बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। बॉन्ड जब जुड़ता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी जब किसी सिस्टम से बाहर निकल रही है तो सिस्टम की एनर्जी कम हो गई, और सिस्टम की एनर्जी कम हो गई तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। एनर्जी जितनी कम होती है स्टेबिलिटी कंपाउंड की उतनी ज्यादा होती है। तो हम ये कहेंगे कि कॉम्बिनेशन जो प्रोडक्ट है वो मेजर है और डिसप्रपोर्शनेशन जो प्रोडक्ट है वो माइनर प्रोडक्ट है। इसका कारण मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है। अब मैं बताना चाह रहा हूं कि क्या हमेशा कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट मेजर हो या कभी कभी डिसप्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट भी मेजर हो सकता है? तो अब मैंने लाइन यहां नोट किया है, सामान्यतः कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होता है, सामान्यतः मैंने बोला है। लेकिन अगर फ्री रेडिकल 3 डिग्री हो जाए, अब ये वो बात है कि कब कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट नहीं होता है और डिसप्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट मेजर होता है। कब? जब फ्री रेडिकल 3 डिग्री हो तो उस केस में डिसप्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होता है। यानी आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये फ्री रेडिकल 3 डिग्री हुआ तो उस केस में डिसप्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा और कॉम्बिनेशन जो प्रोडक्ट होगा वो माइनर होगा। चलो, ये मैंने 3 डिग्री का एग्जांपल लिया है यहाँ पे, ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, ठीक है ना, और इसके 2 मोल मैंने यूज किए हैं। आप जरा इसी को ऐसे ही इमेज करें बिना मैकेनिज्म के कि एक ऐसा एक इधर भी लिखा है माने कि एक H जो अल्फा H होगा वो H फ्री रेडिकल यहां से निकले, और H फ्री रेडिकल निकला तो यहाँ पे एक रेडिकल छोड़ के जाएगा। भाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है तो एक देके भी तो जा रहा है। तो जैसे यहां से एक अल्फा H निकलेगा तो उस केस में यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बना, और जब ये फ्री रेडिकल जुड़ के क्या बना देगा? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट तो ये बन गई, और इसी मॉलिक्यूल के पास में जब कोई दूसरा मॉलिक्यूल इसी तरह का होगा उसके पास अगर H फ्री रेडिकल आके जुड़ेगा तो इस कार्बन का फ्री रेडिकल और उस हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल मिलकर क्या बना देगा? बॉन्ड बना देगा। तो 2 तरह के प्रोडक्ट बने डिसप्रपोर्शनेशन में, ये दोनों मेजर प्रोडक्ट है, 1:1 में ये बने हैं। और ये वाला जो एल्केन का प्रोडक्ट है ये रिडक्शन का प्रोडक्ट है क्योंकि इसने हाइड्रोजन को गेन किया, हाइड्रोजन को ऐड किया है, जबकि ये ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है क्योंकि उसने हाइड्रोजन को लॉस किया होगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन एल्केन्स की कुछ बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्केन। ठीक है ना। सबसे पहले है वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स अभिक्रिया इसको बोलते हैं। क्या है ये रिएक्शन? कि कोई एल्काइल हैलाइड है, 2 मोल एल्काइल हैलाइड की यूज किया है। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब सोडियम से कराते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ठीक है ना, तो एल्केन बनता है और 2NH जो है वो आउट हो जाता है। तो अब जरा ये इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म वैसे इसका कंफर्म नहीं है, केवल मानने पर ही है। तो 2 तरह के मैकेनिज्म जो है दो प्रोपोजल इसके दिए गए हैं। मैकेनिज्म सर्टेन नहीं है लेकिन 2 प्रोपोजल है। क्या? एक फ्री रेडिकल टाइप में है और एक कार्बोनाइन टाइप में है। तो सबसे पहले अपन फ्री रेडिकल टाइप में जो इसका मैकेनिज्म है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, कोई एल्काइल हैलाइड है और एल्काइल हैलाइड जब सोडियम से रिएक्शन करेगा, अच्छा सोडियम क्या करेगा? Na+ में कन्वर्ट होके एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। क्या सोडियम Na+ में जाते ही ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया तो वो स्टेबल भी है, और यहाँ पे ड्राई ईथर की उपस्थिति ली जाती है। एक बात का जरूर आप ध्यान रखें कि वुड्स रिएक्शन में या जब भी सोडियम की रिएक्शन हो तो ड्राई ईथर ही आप यूज करें, या कोई मतलब H2 ड्राई कंडीशन में रिएक्शन को रखें।
H2O के साथ में रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि आपको पता हो तो H2O के साथ में सोडियम अगर आप ऐड करोगे तो वो उछलने लगता है और आग पकड़ लेता है। तो हम कहते हैं कि वो सोडियम जो है वो H2O वगैरह वहां नहीं होना चाहिए, तो सॉल्वेंट का विशेष कर ख्याल रखा जाता है कि ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन पॉसिबल हो। ठीक है, तो उस केस में इस एक इलेक्ट्रॉन के चक्कर में Na+ ने क्या किया, Na ने क्या किया, Na+ में कन्वर्ट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। और जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन आया, इस एक इलेक्ट्रॉन के कारण एल्काइल हैलाइड के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में होने लग जाएगा समांश विखंडन, और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर। और जैसे ये X फ्री रेडिकल बन जाएगा और एक R फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इसमें तो कार्बन और हेलोजन है, तो विद्युत ऋणताओं में अंतर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो यहाँ समांश विखंडन क्यों हुआ? यहाँ तो निष्मांश विखंडन होना चाहिए था, क्योंकि आपने तो बताया कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम हो तो उस केस में समांश विखंडन को प्राथमिकता देते हैं, जबकि अगर उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर डिफरेंस हो तो उस केस में समान विषमांश विखंडन को प्राथमिकता में रखा जाएगा। तो लेकिन यहाँ तो मैंने कहा है कि ये समांश विखंडन करेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों इसमें समांश विखंडन किया आपने, विषमांश विखंडन क्यों नहीं किया? तो उसका कारण ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन के कारण, अब एक इलेक्ट्रॉन हमेशा ये प्रयास करता है कि उसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, और एक इलेक्ट्रॉन के चक्कर में इसमें क्या हुआ है, समांश विखंडन हुआ। और जैसे ही ये समांश विखंडन हुआ, X के पास एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है X फ्री रेडिकल के फॉर्म में, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन आता है इस X के पास, और ये X फ्री रेडिकल जो था एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या बना देगा, X- का फॉर्मेशन करेगा, और ये X- Na+ के साथ कंबाइंड होके NaX को कर देगा आउट, और इधर क्या बच गया, R फ्री रेडिकल, और यहां पे बन गया R फ्री रेडिकल। और ये R फ्री रेडिकल ही रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, यही रिएक्शन का मध्यवर्ती है। ठीक है, और ऐसी बहुत सारे R फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ होगा, और ये R फ्री रेडिकल किसी दूसरे R फ्री रेडिकल से कंबाइंड हो जाएगा और क्या बना देगा, RR, और यहां पे बन जाएगा अपना Alkane। अब बात करते हैं इसका सेकंड टाइप मैकेनिज्म, कार्बनाइल मैकेनिज्म कैसे होता है।